नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पर, जहां आपको रोजाना करंट अफेयर अपडेट्स, डेली क्विज़ेस एवं नोट्स मिलते रहते हैं। हमारे ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको रोजाना करंट अफेयर अपडेट्स, डेली क्विज़ेस मिलती रहेंगी। तो बिना देर के शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो बनाए, स्टडी से रिलेटेड वीडियो बनाए। तो बिना देर के शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज हम पढ़ेंगे संसाधन एवं विकास। सबसे पहले हम बात करेंगे संसाधनों के बारे में। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में पर्याप्त है या प्रयुक्त की जाती है, वह संसाधन है। तो अगर आपको परीक्षा में आए तो आप यह लिख सकते हैं, यह सबसे शॉर्ट है। मित्रों, अब हम बात करेंगे संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में। संसाधनों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, जैव और अजैव में किया गया है। जैव जो जीवित है और अजैव जो निर्जीव है। एवं दूसरा है समाप्यता के आधार पर, मतलब जो समाप्त होने के आधार पर। एक है नवीकरणीय योग जो वापस आ जाते हैं, एवं दूसरा प्रकार है अनवीकरणीय योग जो समाप्त हो जाते हैं। एवं तीसरा प्रकार है स्वामित्व के आधार पर। इसको 4 भागों में बांटा गया, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसका अर्थ है एक व्यक्ति का अधिकार होना मतलब व्यक्तिगत, एक समुदाय का अधिकार होना मतलब सामुदायिक, और एक राष्ट्र का अधिकार होना राष्ट्रीय। पूरे विश्व के राष्ट्रों का अधिकार होना इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय। उम्मीद है आपको समझ में आया। चलिए बात करते हैं हमारे अगले संसाधन के बारे में। वह है विकास के स्तर के आधार पर। पहला है संभावित संसाधन, मतलब जो किसी भी क्षेत्र में मिलता हो एवं उसका उपयोग अभी नहीं किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी है पर उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, जैसे हिमालय के खनिज एवं राजस्थान गुजरात के सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा। इसका दूसरा भाग है विकसित संसाधन, जो विकसित है एवं उसकी मात्रा, गुणवत्ता सब कुछ जांच ली गई। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन ईंधन। हमारा तीसरा पॉइंट है भंडार संसाधन। इसकी उपलब्धता बहुत है, परंतु टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, जैसे उदाहरण के लिए ईंधन। हमारा चौथा पॉइंट है संकुचित कोष। ये ऐसे संसाधन हैं जिनकी तकनीक अभी तक नहीं है, पर हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसी तकनीक जरूर आएगी जिसके द्वारा हम इनका उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जल से हम हाइड्रोजन अलग कर हाइड्रोजन ईंधन बना सकते हैं। उम्मीद है आप संसाधनों का वर्गीकरण समझ चुके होंगे। तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हम बात करेंगे सतत पोषणीय विकास के बारे में। यह एक इस प्रकार का विकास है जिसमें किसी भी पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए एवं भविष्य की पीढ़ियों के बारे में सोचते हुए विकास किया जाए, इसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। यह सम्मेलन जून 1992 में हुआ था। इसमें 100 से अधिक राष्ट्र ने भाग लिया था एवं इन्होंने यहाँ पर भूमंडलीय वन सिद्धांत पर सहमति जताई थी, जिसके द्वारा हर राष्ट्र में एक निर्धारित मात्रा में वन तो होने ही होने चाहिए। एवं इसके साथ एजेंडा 21 भी लागू होता, जिसके द्वारा हर राष्ट्र निर्धारित कर सकता है कि वह कितने वृक्षों का उपयोग करेगा एवं यहाँ पर वृक्षों का किस प्रकार उपयोग। मित्रों, हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की, वह है संसाधन नियोजन। इसके द्वारा हम राष्ट्र के संसाधनों का सदुपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक तालिका बनाकर सर्वेक्षण करना होता है। उदाहरण के लिए आप रोड बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको सर्वेक्षण करना होगा कि वहाँ पर किस प्रकार का स्थान है, क्या है। एवं फिर दूसरा योजना बनाना, फिर आपको रोड की योजना बनाना होगी, किस प्रकार आप रोड बनाएंगे। तीसरा पॉइंट है अपनी योजना को राष्ट्रीय विकास योजना के साथ समन्वयन करना। मतलब अगर आप रोड बनाना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि राष्ट्र ने आपको कितने संसाधन दिए हैं, आपके पास कितना बजट है, उसके हिसाब से फिर आप रोड बनाएंगे। तो उम्मीद है आपको संसाधन नियोजन समझ में आया होगा। यह परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मित्रों, भारत में पूरी भूमि का सिर्फ 43% ही जमीन है। इसके अलावा सब कुछ पर्वतन पठार है। मित्रों, उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा कि भारत में भू आकृति किस प्रकार बटी हुई है। मित्रों, हम बात करेंगे समतल भूमि के उपयोग के बारे में। इसके उपयोग निम्न प्रकार से होते हैं। पहला पॉइंट है वन में इसका उपयोग होता है, एवं दूसरा पॉइंट है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि में इसका प्रयोग होता है, जैसे कि रोड, सड़क, इमारतें आदि में होता है। एवं तीसरा पॉइंट है परती भूमि। परती भूमि से तात्पर्य एक ऐसी जमीन जिसपे 2 या 3 सालों के इंटरवल में कृषि की जाती हो। हमारा चौथा पॉइंट है परती भूमि के अतिरिक्त कृषि अयोग्य भूमि। यह ऐसी भूमि है जिसका उपयोग हम नहीं करते हैं। इसका उपयोग कृषि के प्रकार में ही होता है, जैसे कि चरवाहा करते हैं, चारागाह एवं अन्य। हमारा पांचवा और अंतिम पॉइंट है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। वह क्षेत्र जहाँ साल में 2 या 3 बार कृषि की जा चुकी हो। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा कि भारत में समतल भूमि का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो बिना देर के आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अब हम बात करें एक महत्वपूर्ण पॉइंट की। वह पॉइंट है भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण से तात्पर्य है कि भूमि की उत्पादकता, उपलब्धता में गिरावट। दोस्तों, भूमि निम्नीकरण बहुत सारे कारण से हो सकता है। इनमें से पहला कारण है वन उन्मूलन। वनों का कटना एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके द्वारा भूमि निम्नीकरण होता है। हमारा दूसरा पॉइंट है अति पशुचारण। इसका मतलब है जानवरों द्वारा घास का अधिक चरना, जिसके कारण मिट्टी को रोकने के लिए कोई भी साधन नहीं रहेगा। इस प्रकार यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण कारण है खनन। खनन के द्वारा कहीं भी किसी चीज़ की खोज हो रही है, तो उदाहरण के लिए कहीं पर पेट्रोल की खोज हो रही है तो वहाँ बहुत बड़े गड्ढे खोदे जाएंगे। इस कारण सारा जल मिट्टी को बहाकर वहाँ लेके चलाएगा। इस कारण भूमि निम्नीकरण होगा।
हमारा चौथा पॉइंट है जल अपरदित, मतलब जल के द्वारा मिट्टी को बहकर ले जाना एक महत्वपूर्ण कारण है भूमि निम्नीकरण में, एवं अन्य बहुत सारे कारण हैं जिनके द्वारा भूमि निम्नीकरण होता है। मित्रों, अब हम बात करेंगे भूमि निम्नीकरण के संरक्षण के बारे में। हम भूमि निम्नीकरण के संरक्षण वन रोपण के द्वारा कर सकते हैं, चारवाहों का उचित प्रबंध करके कर सकते हैं, पशुचारण नियंत्रण करके कर सकते हैं, बंजर भूमि के उपयोग के लिए कुछ साधन ला सकते हैं या फिर रक्षा की मेखला बनाकर कर सकते हैं, खनन को नियंत्रण कर सकते हैं एवं औद्योगिक जल को परिष्कृत कर उसे नदियों में बहा सकते हैं। इस प्रकार ना तो जल गंदा होगा और ना ज़मीन। उम्मीद है मित्रों आपको समझ में आ चुका होगा कि हम भूमि संरक्षण कैसे कर सकते हैं और भूमि निम्नीकरण किन कारणों से होता है। मित्रों, सीबीएसई की अधिकतर परीक्षाओं में मृदा से संबंधित प्रश्न आते हैं कि मृदा कितने प्रकार की होती है, उनमें कौन से तत्व पाए जाते हैं, वो कहाँ मिलते हैं, उनमें कौन सी फसल बोई जाती है। तो बिना देर के हम इनके बारे में जानते हैं। जिस प्रकार पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल, डायमंड का निर्माण होता है, उसी प्रकार मृदा का भी निर्माण होता है हज़ारों साल में। मित्रों, अब हम पढ़ेंगे मृदा का वर्गीकरण। मृदा को 5 भागों में बांटा गया है उनके गुण एवं तत्व के आधार पर। तो बिना देर के हम उनके बारे में पढ़ते हैं। हमारी पहली मृदा है जलोढ़ मृदा। यह सबसे उपजाऊ मृदा है सारी मृदाओं में से। इसके 2 भाग हैं, पहला है बांगर और दूसरा है खादर। बांगर कम उपजाऊ है क्योंकि ये थोड़े बड़े कण के होते हैं एवं चूना पत्थर के होते हैं, बल्कि खादर बहुत उपजाऊ है एवं इसमें पोटाश, फास्फोरस और चूना पाया जाता है। यह नदियों के किनारे मिलती है एवं इसमें गन्ने, चावल, गेहूँ और अन्य फसल उगाई जाती है। हमारी दूसरी मृदा है काली मृदा। यह रेगूर मृदा भी कहलाती है एवं इसमें कपास की खेती होती है, इसलिए इसे काली कपास मृदा भी कहते हैं। इसमें प्याज और गेहूँ भी उगा सकते हैं एवं अन्य फसल भी उगा सकते हैं, परंतु यह कपास के लिए बहुत अच्छी है एवं यह महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा में पाई जाती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने पत्थर और फॉस्फोरेट की मात्रा होती है, पर कम मात्रा में होती है फॉस्फोरेट्स की मात्रा, बाकी सब तो अच्छी मात्रा में होती है। हमारी तीसरी मृदा है लाल और पीली मृदा। इसके नाम से आपको पता चल रहा है लाल, मतलब इसका रंग क्या होगा, लाल। इसका रंग लाल लोहांश के कारण है। ये कम उपजाऊ होती है एवं यह कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा में पाई जाती है। इसमें मक्का, मूंगफली, फल आदि उगा सकते हैं आप। हमारी चौथी मृदा है लेटराइट मृदा। इसके नाम से आपको पता चलता है कि यह अम्लीय मृदा है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल में पाई जाती है। इसमें आप चाय, कहावा, पर्णपाती वन एवं सदाबहार वन को बो सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं। इसमें ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होता है, इस कारण आप चाय, कॉफ़ी, कहावा आदि उगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी में। हमारी पांचवी मृदा है मरुस्थलीय मृदा। इसका रंग लाल व भूरा होता है। यह रेतीली व लवणीय होती है। इसमें हुमस की मात्रा कम होती है। तो आप सोच रहे हैं इसकी आवश्यकता ही क्या है? इसकी आवश्यकता लवण निकालने के लिए है, मतलब इससे हम नमक निकालते हैं। यह राजस्थान में पाई जाती है। उम्मीद है आपको इसके बारे में समझ में आ चुका होगा। मित्रों, हमारी पांचवी और अंतिम मृदा है वन मृदा। यह पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है एवं निचले क्षेत्रों में अत्यधिक उपजाऊ होती है। जैसे किसी भी क्षेत्र को आप देख सकते हैं, जब नदियाँ पर्वतों से उतरती है तो वह क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। इसी प्रकार वन मृदा भी निचले क्षेत्र में ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसमें आप आलू, चावल एवं बहुत सारी फसलें बो सकते हैं। उम्मीद है आपको इसके बारे में अच्छी समझ में आ चुका होगा। तो बिना देर के चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, मृदा अपरदन और संरक्षण के बारे में। आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि मृदा अपरदन क्या होता है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मित्रों, मृदा अपरदन के ही अंदर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है अवनालिकाएं। अवनालिकाएं से तात्पर्य है जब जल बहकर जाता है तो वह मृदा में गड्ढे कर देता है, इसे अवनालिकाएं कहते हैं। एवं एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है चादर अपरदन। जब जल अपने साथ मृदा की ऊपरी सतह को अपने साथ बहा ले जाता है, इसे चादर अपरदन कहते हैं। मित्रों, हमारा अंतिम पॉइंट है मृदा संरक्षण के उपाय। यह बहुत उपयोगी है या परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है। हमारा पहला पॉइंट है समोच्च जुताई। यह पहाड़ों पर की जाती है जिसके द्वारा जल के साथ मिट्टी ना बहे। एवं दूसरी जो उपाय है वह भी पहाड़ों पर की जाती है, सीढ़ीदार कृषि। एवं जो तीसरी है घास की पट्टियाँ, यह समुद्र किनारे एवं अन्य जगह की जाती है जिसके द्वारा पानी बहकर ना निकले। हमारा चौथा पॉइंट है रक्षक मेखला। यह समुद्र के किनारे की जाती है ताकि समुद्र की हवा से फसलें ना नमें। इसके द्वारा फसल बहुत अच्छी उगती है। मित्रों, हमने पिछली वीडियो में एक प्रश्न किया था कि ईरान की नई मुद्रा का नाम क्या होगा। इसका सही उत्तर है तोमान। यह रियाल की महाइकाई है और रियाल ईरान की मुद्रा। मित्रों, अब हम बात करें हमारे सबसे तेज पार्टिसिपेंट की, जिन्होंने सबसे जल्दी उत्तर देकर हमारा नाम रोशन किया है। हमारे सबसे तेज पार्टिसिपेंट का नाम है, जिन्होंने सबसे जल्दी उत्तर दिया, उनका नाम निरोल मेवाड़ा। हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट शुभराज सिटोडी एंड लास्ट एंड नरेंद्र मालवीय। इन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। अब बिना देर के आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का प्रश्न है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। अगर आपको इसका उत्तर पता हो तो प्लीज़ कमेंट दी आंसर। अगले वीडियो में से उत्तर देने वाले का नाम दर्शाया जाएगा। उम्मीद है आपको आज का पाठ अच्छी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई सा और पाठ पढ़ना है या आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम उसका हल ज़रूर देंगे एवं अगला वीडियो हम आपके ही कमेंट पे बनाएंगे।